सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीकेपी विद केपी। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे सारी चीज़ें कि फिजिक्स का सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे अपन मतलब आसानी से बिना किसी एफर्ट के आसानी से क्लास 12 का सिलेबस फिजिक्स का ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पहली यूनिट जो है, देखिए क्लास 12 की फिजिक्स जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, आप लोगों को पता है ना। एक में इलेक्ट्रिकल्स है और एक में लाइट है। तो अपन को सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल्स है उसकी पहली यूनिट है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन को सबसे पहले ये पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितने चैप्टर आते हैं वो सारी चीजें अभी बताई जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली होता क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये एक पूरा होल पार्ट है फिजिक्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्चुअली में इसके दो पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कितने दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा अपना होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अपन इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे 2-3 यूनिट के बाद, तो अपन 2 यूनिट के बाद तीसरी यूनिट में अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी विद्युत चुंबकत्व की ही दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करना है इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है अपन की आवेश के बारे में स्टडी करनी है। आवेश समझ लो या फिर विद्युत के बारे में कह दो, आवेश के बारे में। ठीक है, कैसे स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है अपन को। इसका नाम ही होता है स्थिर वैद्युत की, है ना, स्थिर वैद्युत की। अब ये सारी चीजें अपन देखेंगे। यूनिट का नाम क्या है, तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत की। तो अपन के यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होगा, इसमें मूविंग आवेश के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, है ना, यानी कि गतिमान आवेश के बारे में। ठीक है, गतिमान आवेश। तो यार दोनों में डिफरेंस केवल ये होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने में और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत दो यूनिट है। दो यूनिट में या फिर मतलब पहले चैप्टर जैसे अपना क्या है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, है ना। इसके बाद जैसे गॉस थ्योरम आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, वो पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे ना। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर ऐसी चीजें आएंगी जैसे मतलब चुंबक आ जाएगा, है ना, चुंबक यानी गतिमान आवेश। आप लोग जानते हो आवेश यार जब गतिमान हो जाता है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, जबकि स्थिर आवेश केवल क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर अपन क्या करना है, गतिमान आवेश के बारे में जब पढ़ना है तो आवेश के लिए क्या आएंगे, चुंबक आएंगे। तो सीधे वो भी इससे बात है कि चुंबक जरूर आएगा यहाँ पर, है ना। तो इसमें जो आने वाले चैप्टर होंगे जैसे अपना एसी हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट आएगा, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले चैप्टर में ये पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और इसके अलावा यार अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसी में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं EMI, है ना, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हिंदी में आप लोगों ने चैप्टर का नाम सुना होगा, 10th क्लास में होगा, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यार 10th क्लास में इसकी केवल एक हेडिंग हुआ करती थी, है ना, जो अपन पढ़ते थे। यहाँ पर एक पूरा चैप्टर होगा, इसमें अपन पूरे चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। तो यार सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फर्स्ट चैप्टर है अपना कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं, बाकी सारी चीजें हटाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले अपन को आवेश जानना है, आवेश, है ना। तो यार चैप्टर का नाम आप लोग लिखते रहना, आप लोगों को मालूम है क्या है, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उसमें सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है, चार्ज के बारे में, है ना। सबसे पहले अपन को चार्ज समझना है। अगर आप लोगों ने चार्ज को फील किया, अच्छे से समझ लिया, तो बाकी चीजें धीरे धीरे आएंगे, है ना। तो यार सबसे पहले अपन चार्ज देखते हैं क्या होता है ना। चार्ज यानी कि आवेश। तो यार देखो आप लोग अगर इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री में तो यार चार्ज के बारे में बहुत पहले बताया गया था, है ना। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है, 2500 साल पहले की बात है। तो यार कि एक यूनान के एक साइंटिस्ट थे, यूनान के एक फिलोसफर थे, दार्शनिक कह दो या फिर यूनान के दार्शनिक, है ना,
या साइंटिस्ट कह दो, पहले लोग दार्शनिक कहते थे ज्ञानी पुरुषों को। तो यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था भाई, थेल्स था, है ना। आज से 2500 साल पहले उन्होंने सबसे पहले बताया था यार कि आवेश क्या होता है। तो कैसे बताया था उन्होंने, क्या किया था, एक अंबर नामक पदार्थ होता है उसको रब किया था, रगड़ा था। अंबर नामक पदार्थ को जब उन्होंने रगड़ा था तो उन्होंने देखा था कि ये छोटे छोटे पदार्थों को क्या करना है, आकर्षित कर रहा है, छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन उनकी बात को किसी ने 2000 साल तक किसी ने नहीं माना, है ना। 2000 साल तक उनकी बात नहीं मानी गई, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने दूसरे गिलबर्ट आए थे भाई, साइंटिस्ट, है ना। गिलबर्ट करीब 1600 ईस्वी के अप्रोक्स ये गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट आए थे। तो गिलबर्ट ने भी बताया था भाई कि जैसे मान लो अंबर था, इसके अलावा और बहुत सारे पदार्थ जैसे कि एबोनाइट हो गया, कांच की छड़ हो गई, इनको भी रगड़ने पर क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है यार। तो हिस्ट्री से हमें कोई मतलब नहीं है ना, हिस्ट्री आप लोग बुक में भी आसानी से पढ़ सकते हो। तो यार देखते हैं, सबसे पहले अपन चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो यार जिससे आप कंसेप्ट बनेंगे, सवाल लगेंगे और थ्योरीज हैं जो। तो चार्ज के बारे में, चार्ज का सिंबल जो होता है देखो, सॉरी इसके यूनिट का सिंबल सी होता है। चार्ज का सिंबल जो होता है उसको अपन क्यू होता है ना, सिंबल इसका क्यू है भाई। चार्ज को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कई किताबों में देखो स्मॉल क्यू भी मिल जाता है, लेकिन अपन क्या करना है, बेसिकली कैपिटल क्यू यूज करना है अपन को यहाँ पर, है ना। तो इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। और इसके जो यार मात्रक होते हैं यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो यार इसकी यूनिट में अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट में अपन को एक यूनिट पढ़नी है, कूलाम, ठीक है। और इसके अलावा यार अगर सीजीएस की यूनिट की बात की जाए, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस में 2 यूनिट आती हैं, ईएसयू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं छोटे अक्षरों में, ईएसयू, है ना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको अपन हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत की इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और दूसरी अपन होती है EMU, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि स्थिर चुंबकीय इकाई। इलेक्ट्रो मतलब स्थिर, है ना। तो यहाँ पर यार अपन को बेसिकली क्या करना है, 2 यूनिट्स पढ़नी है सीजीएस में। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगी और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगी, है ना। अब यार इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें और जानते हैं अपन आवेश के बारे में। देखो सबसे पहले अपन ने सीखा कि इसका सिंबल क्या है, सी है, और इसका यूनिट क्या है, यूनिट कूलाम है। कूलाम मतलब कैपिटल सी, है ना। कूलाम को अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट होगा, इनमें रिलेशन भी होता है यार कुछ। देखो 1 कूलाम जो होता है तो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है ना। यानी ESU इसका बहुत ही छोटा मात्रक है। देखो इतने सारे ESU यानी 3 × 10⁹ ESU मिलेंगे तब जाकर क्या बनेगा, 1 कूलाम बनेगा। और 1 कूलाम इक्वल होता है 10⁻⁻1 EMU के बराबर है। तो इसका मतलब यार EMU क्या है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि EMU का 1/10वां भाग यानी 10⁻⁻1 मतलब 1/10वां भाग 1 कूलाम का बराबर। 1 कूलाम से बड़ा है EMU और 1 कूलाम से छोटा है अपना बहुत क्या, ESU। अब यार इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर बनाना चाहो आप लोग तो ये इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हो ना। तो 10⁻⁻1 EMU बराबर किसके हो जाएगा, 3 × 10⁹ ESU के। तो यार यहाँ से अगर 1 EMU की वैल्यू निकालोगे, 1 EMU की वैल्यू, तो ये 10⁻⁻1 उस तरफ जाएगी, प्लस हो जाएगी, 3 × 10⁻10 ESU, ये दोनों रिलेशन बन जाएगा ना। तो यार सबसे पहले अपन ने देखा चार्ज क्या होता है। एक्चुअली में चार्ज क्या होता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने पर ही चार्ज आता है ना। यानी इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बहाव से ही क्या होता है, चार्ज, कोई वस्तु चार्ज हो जाती है ना, आवेशित हो जाती है। अभी सारी चीजें अपन देखेंगे कि कैसे कोई वस्तु आवेशित होती है, कैसे नहीं होती है। इसके अलावा यार चार्ज देखो 2 प्रकार का होता है ना, ये भी अपन को जानना जरूरी है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज, धनात्मक और ऋणात्मक, 2 प्रकार का चार्ज होता है यार, है। तो धनात्मक चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज क्या होता है, फ्रैंकलिन ने बताया था। देखो गिलबर्ट के बाद गिलबर्ट ने भाई क्या बताया था, घर्षण विद्युत, है ना। घर्षण विद्युत जैसे कि आप लोग देखोगे हेडिंग आप लोगों की किताबों में घर्षण विद्युत, तो उसमें बताया था गिलबर्ट ने कि किसी वस्तु को जब अपन रगड़ते हैं यानी घर्षण करते हैं उसमें,
तो क्या होती है, वो वस्तु चार्ज हो जाती है, यानी कि आवेशित हो जाती है ना। तो उसी आधार पर फ्रैंकलिन ने बताया कि भाई दो प्रकार से वस्तुएं चार्ज होती हैं यार। उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने एक प्रयोग किया था फ्रैंकलिन ने, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना। फ्रैंकलिन ने क्या किया था भाई, उन्होंने ली थी एक एबोनाइट की छड़, ठीक है, और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा था। ये एबोनाइट की छड़ है अपनी, इसको उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। फिर उन्होंने दूसरी एबोनाइट की छड़ ली थी। ये दोनों ही क्या है, एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़, वो भी दोनों बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई, बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई दोनों एबोनाइट की छड़। तो उन्होंने देखा भाई इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन हो रहा है ना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। ऐसे उन्होंने एक और प्रयोग किया, उसमें उन्होंने कांच की छड़ ले ली और उसको क्या किया, उसको उन्होंने ऊन यानी कि ऊन से रगड़ा उन्होंने, ठीक है। कांच की छड़ ले ली उन्होंने दो और ऊन से रगड़ा, तो उनमें देखा उन दोनों के बीच भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। दोनों ही ये क्या है, कांच की छड़ें हैं, ऊन से रगड़ी हुई। और इसके अलावा एक बार उन्होंने क्या किया, अब देखना क्या होगा, एक बार उन्होंने एबोनाइट की छड़ ले ली बिल्ली खाल से रगड़ी हुई, ये एबोनाइट की छड़ है ना, मान लो एक एबोनाइट की छड़ ले ली उन्होंने, एबोनाइट की एक छड़ ले ली, ये एबोनाइट वाली है, और दूसरी उन्होंने ली कांच की छड़, ये कांच की छड़ है जो कि उनसे रगड़ी गई। तो उन्होंने देखो दोनों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ है ना, अट्रैक्शन। तो भाई उन्होंने देखा कि यार ये चार्ज अलग है और ये चार्ज अलग है। इसका मतलब क्या है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों एबोनाइट थे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और ये दोनों सेम चार्ज हैं, कांच की छड़ें हैं, तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या है, अलग अलग चार्ज है, मान लो एक एबोनाइट की छड़ है और एक कांच की है ना, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि भाई चार्ज क्या दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कांच की छड़ वाले को बताया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज उन्होंने एबोनाइट की छड़ वाले को बताया। तो जब से अपन लोग इस प्रकार की जिसमें प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्रकार की जिसमें होती है उसको अपन कहते हैं नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा यार आप लोग ये भी जानते हो कि पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, मान लो अगर आपके पास कोई भी अगर पदार्थ है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर उसमें आ जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। चार्ज क्लास से अपन ये सारी चीजें अपन छोटी क्लासों में, यानी छोटी नहीं मतलब 10th क्लास में 9th क्लास में सारी चीजें सीख लेते हैं ना। तो चलिए यार आगे देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक नोट भी याद रखना है कि भाई जो सेम चार्ज होते हैं, यानी लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि अलग अलग है ना, डिफरेंट, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। यहाँ इनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण, आकर्षण बल, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण। तो यार चार्ज के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें थी। अब अपन देखते हैं आगे चल के अपन को क्या पढ़ना है। अब अपन सीखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किससे अपन, है ना, स्थिर विद्युत की होती क्या है। यार एक फिजिक्स की ब्रांच है, देखो क्योंकि फिजिक्स में पढ़ना है, यार सिंपल सी बात है कि फिजिक्स की ब्रांच हो, है ना। तो ये एक फिजिक्स की एक ऐसी शाखा होती है ना, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, इसको अपन इसे लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत व स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। यार इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की भौतिक विज्ञान फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बिंदुवत। तो यार यहाँ पर अपन को देखना है कि जितने भी यहाँ पर चार्ज के बारे में पढ़िए, ऐसा नहीं बहुत सारा चार्ज पढ़ेंगे, छोटे छोटे चार्जों के बारे में पढ़ना है अपन को ना, बिंदुवत यानी क्वांटम लेवल पर, है ना, बिंदुवत, यहाँ पर बिंदुवत आवेशों के बारे में पढ़ना है। तो यार बिंदुवत व स्थिर, और सीधी बात है यार यहाँ पर कोई भी आवेश यहाँ पर गतिमान नहीं हो सकता है, स्थिर होगा, है ना। तो बिंदुवत व स्थिर आवेशों तथा उनके बीच में होने वाली परस्पर क्रियाओं के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और यहाँ पर अपन यार एक नोट भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो स्थिर आवेश होता है,
स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, तथा गतिमान आवेश विद्युत व चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये है, ठीक है ना यार, कि स्थिर आवेश क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये यार आवेश के बारे में कुछ बातें थी, है ना। ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हो गई, और ये आवेश आपने देख लिया कि भाई स्थिर आवेश था तो केवल विद्युत क्षेत्र, और गतिमान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा आप लोग ये भी जानना चाहिए कि जो आवेश होता है, आवेश यानी चार्ज, वो क्या होती है, एक मतलब मूल गुण होता है किसी भी पदार्थ का, है ना, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऐसे कह सकते हो आप लोग, है ना। ये क्या होती है, एक मूल गुण, है ना, पदार्थ का मूल गुण होता है, पदार्थ का मूल गुण। मतलब यार ये अपन ये नहीं कह सकते कि आवेश जो है तो किसी से मिलकर बना होता है ना। आवेश क्या है, मतलब उसके बाद यार अपन कहीं जा नहीं सकते हैं। आवेश क्या है, जैसे अपन मान लो कि मास होता है ना, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को अपन नहीं बता सकते किससे मिलकर बना है। अब ये मत तैयार कर देना कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ना, यानी कि परमाणु अणुओं से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, है ना। तो यार आवेश आप लोग जानते हैं, आवेश क्या है, बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो यार इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो होता है वो क्या होता है, पदार्थ का मूल गुण होता है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे ये भी यार समझिए क्वांटाइजेशन, यानी कि परमाणुकता या क्वांटीकरण जो आवेश का है। तो यार धीरे धीरे सारी चीजें देखते हैं हेडिंग बाय हेडिंग। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज समझ ली, अब इसके बाद इसको नोट कर लेना आप लोग। अब यार इसमें छोटी छोटी कुछ चीजें जो आप लोगों को याद रखना है। मान लो या आपको नहीं पता है तो समझ लो, जैसे आपके पास मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर होते हैं ना। मान लो 4 प्रोटॉन्स हैं तो फिर क्या होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखो प्रोटॉन को अपन बाहर निकाल नहीं सकते हैं भाई, ऐसा क्यों होता है। प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है ना, प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर यहाँ पर। अब प्रोटॉन को अपन नाभिक के अंदर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी परमाणु जो होता है उसके अंदर नाभिक के अंदर बहुत सारा आकर्षण बल लगता है, जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बंधे रहते हैं ना। तो उसको अपन तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी थी, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलता भी है बाहर प्रोटॉन्स। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या मानना है कि यहाँ पर केवल कोई भी जो बॉडी होगी वो चार्ज होगी, यानी आवेशित होगी, तो केवल किससे होगी, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने से या फिर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आने से। तो यार मतलब नॉर्मली अवस्था में क्या होता है, नॉर्मली स्टेट में क्या होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सब में क्या होती है, बराबर होती है ना। तो यार अगर अपन क्या करें, मान लो इसको अपन इससे अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो इसमें फिर क्या होगा, फिर इसमें अपन प्रोटॉन्स तो अपने पास 4 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 3 होंगे। तो यार 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे को खत्म कर देंगे, एक प्रोटॉन्स आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या हो यार, पॉजिटिव। तो ये बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव है ना, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है तो क्या हो जाती है, ऋणात्मक। तो सीधी बात ये यार कि अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वह ऋणावेशित होगा, और अगर प्रोटॉनों की अधिकता होगी तो वह धनावेशित होगा ना। और यार कोई भी जो पदार्थ होता है ना, जब उसको अपन आवेशित करते हैं तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ द्रव्यमान में परिवर्तन जरूर आता है ना। उसमें लिखा रहता है कि द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य होता है, नगण्य मतलब ना के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता, जरूर होगा भाई। मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यार इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग पढ़ते हो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना ये। और मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो यार प्रोटॉन का मतलब बहुत ही ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का कम होता है। देखो माइनस की पावर है, ज्यादा है तो इसका मतलब कम हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का कम होता है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो जब वो बाहर जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ मास क्या होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएगा तो थोड़ा बहुत मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब है
कि यार जब भी कोई वस्तु आवेशित की जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, अगर देखो नेगेटिव मतलब कि ऋणावेशित की जा रही है तो मास उसका थोड़ा बहुत क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वो धनावेशित की जा रही है तो मास थोड़ा बहुत क्या होगा, घटेगा, क्योंकि धनावेशित करने का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसमें लेकिन मास में परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है ना, बहुत ही कम, ना के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही कम। तो अपन उसको नगण्य मान लेते हैं और उसकी अपन कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि मास में, मतलब ये समझ लेते हैं मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। चलो भाई, तो यार आप लोगों ने देखा कि दो प्रकार का आवेश होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है, ये भी देखा। अब इसके बाद अपन को देखना है आवेश के गुण, है ना। आवेश के गुण देखो, आवेश के गुण। तो यार कोई गुण नहीं होता आवेश, यही एक गुण है कि ये पॉजिटिव भी होता है और ये निगेटिव भी होता है। एक तो गुण ये हो गया इसका, है ना। और इसके अलावा यार जैसे मास होता है, मान लो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है ना, मूल गुण होता है। ऐसे ही क्या है, पदार्थ का मूल गुण होता है, पदार्थ का मूल गुण होता है। बस अब इसके बाद यार अपन को देखना है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, योज्यता मतलब होता है यार उसको जोड़ना, है ना, आवेश को जोड़ना। तो यार आवेश की योज्यता में अब इसके लिए अपन क्या पढ़ना है कि कोई मान लो आवेश है तो उनको अपन कैसे जोड़ते हैं ना। तो मान लो यार आपके पास कोई निकाय है, ये निकाय है आपके पास, है ना। यहाँ पर टोटल जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव चार्ज है वो पीई है ना। जहाँ पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मान लिया नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या है, एन ई है, माइनस का, है ना। ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यार मान लो आपके पास एक निकाय है, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्लस का पीई है, और ऋणात्मक चार्ज कैसा, माइनस का एन ई है। तो सिंपली अपन बीजगणितीय योग की तरह इनको जोड़ देंगे। जो टोटल आवेश होगा वही यहाँ पे क्या होगा, टोटल कुल निकाय का कुल आवेश होगा ना। यानी किसी भी निकाय में कुल धनावेशित व कुल ऋणावेशित आयनों को जोड़ने पर क्या होता है, उसका टोटल कुल आवेश निकल आता है निकाय का। जैसे मान लो यार यहाँ पर अगर जोड़ते हैं अपन तो पीई और प्लस ये माइनस का एन ई, है ना। इनको अपन सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, मान लो ई कॉमन निकाल लेते हैं तो पी माइनस एन और इंटू ई। अब यहाँ पर यार दो कंडीशंस बनेंगी, है ना। अगर पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पी एन से ज्यादा होंगे, मान लो एन क्या है, छोटा है, दो कंडीशन बनेगी, है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अब मान लो कि यदि पी ग्रेटर है एन से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो सीधी बात है यार क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। पॉजिटिव पढ़ चुके हो आप लोग पहले भी। और सेकेंड कंडीशन बन जाएगी यदि पी लेस देन एन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, तो चार्ज टोटल कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। ये आवेश की योज्यता, यानी किसी भी निकाय में जब आवेश को अपन जोड़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव आया है फिर निगेटिव, तो कैसे उनको सिंपली बीजगणितीय योग की तरह जोड़ देते हैं बस। अब यार अपन को पढ़ना है यहाँ पर आवेश का संरक्षण। कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, है ना, आवेश का संरक्षण। या फिर यार पहले वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले संरक्षण पढ़ लो या फिर पहले पढ़ लो क्वांटाइजेशन, बात देखिए, है ना। कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। तो यार आवेश का संरक्षण, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़ते थे द्रव्यमान का संरक्षण, वही होता है आवेश का संरक्षण, है ना। यानी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन यार आवेश के संरक्षण की, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से
दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है ना। मतलब यार टोटल जो चार्ज होता है किसी निकाय का वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास यार एक बंद निकाय पड़ा है, जैसे मान लो आपके पास एक बंद निकाय है ना, ये अचालक है बाहर की प्लेट, यानी चार्ज ना तो बाहर जा सकता है और ना बाहर का चार्ज अंदर आ जा सकता है। अब मान लो यार कि आपके पास यहाँ पर कोई एक दूसरा, आपके पास एक पदार्थ है और इसके बाद मान लो कि 5 कूलम है ना, 5 कूलम प्लस के 5 कूलम उसके पास चार्ज है। और मान लो कोई दूसरा पदार्थ है उसके पास माइनस के 10 कूलम आवेश है। फिर एक और पदार्थ है उसके पास प्लस के 3 कूलम आवेश है। और एक आपके पास एक और पदार्थ है ना उसके पास माइनस के मान लो 1 कूलम आवेश है, कुछ भी कह दो। अब क्या करेंगे कि चार्ज देखो ये निकाय है आपके पास, बंद निकाय है ना, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट। यानी कि इसी के अंदर अगर चार्ज को बाहर नहीं भेजेंगे तो आवेश कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो अब इन चारों को अपन क्या करते हैं, आपस में रब करने लगते हैं ना, तो क्या होगा, चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब में बढ़ जाएगा, कहीं 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 कुछ कहीं कुछ। तो मान लो यार अब इसके बाद अपन से पूछा जाए कि मान लो अपन ने इसको हिलाया डुलाया सब कर दिया ना, तो एक बॉडी के पास चार्ज पहुंच गया मान लो प्लस के 6 कूलम, दूसरी के पास पहुंच गया प्लस के 8 कूलम, तीसरी के पास पहुंच गया माइनस के 2 कूलम, तो चौथी के पास कितना होगा। मान लो आपको जैसे बताना है तो आवेश का संरक्षण रहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ का टोटल चार्ज निकालना। भाई प्लस प्लस का 5 3 8 था और माइनस का 10 1 11 था, तो यहाँ पर टोटल कितना था, माइनस का 3 कूलम था है ना, तो यहाँ पर -3 होना चाहिए टोटल। तो यहाँ पर देखो 8 6 14, 14 में से 2 गए तो 12, 12 है आपके पास प्लस का है ना। तो यार यहाँ पर अपन को -3 करना, तो माइनस का 15 कूलम आवेश करना पड़ेगा है ना। तो ये है आवेश का संरक्षण, यानी कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, आवेश को एक रूप से दूसरी रूप में यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं ना। ये चीज है आवेश का संरक्षण, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। तो यार सिंपल सिंपल चीजें हैं सारी चीजें। अब इसके बाद अपन को देखना है आवेश का क्वांटमीकरण है ना, यानी आवेश की परमाणुकता। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण को अपन परमाणुकता भी कह देते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण या आवेशों की परमाणुकता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यार आवेश की क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है भाई, मीनिंग क्या होता है क्वांटीकरण का। सबसे पहले अपन को ये समझा आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता है ना। तो यार क्वांटीकरण का मतलब होता है, परमाणुकता का मतलब होता है कोई चीज लिमिट में रहेगी, सीमित है ना, निश्चित। ये नहीं कि वो कुछ भी हो जाएगी जो उसका मन होगा। इसका मतलब है क्वांटीकरण का मतलब है कि कोई चीज क्या होगी, लिमिट में रहेगी। तो यार सबसे पहले अपन आवेश का मूल मात्रक जो होता है उसके बारे में जानते हैं। इसको समझने के लिए आवेश का मूल मात्रक, मूल मात्रक आवेश का जो होता है वो ई होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। यानी इससे कम दुनिया में कोई भी स्वतंत्र आवेश नहीं पाया जाता है ना। आवेश का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, ई होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का आवेश। इतना जो आवेश होता है वो क्या होता है, आवेश का मूल मात्रक होता है, यानी इससे कम आवेश कहीं भी नहीं पाया गया स्वतंत्र रूप से है ना। तो ये याद रखना है आप लोग को, ऐसा नहीं मतलब आप लोग ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटी वस्तुएं भी होती हैं, मतलब पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे कि आजकल मॉडर्न फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं क्वार्क्स आया है ना, क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है भाई, क्वार्क्स से मिलकर कहते हैं इलेक्ट्रॉन से एनर्जी की तरह इसी चीज की संरचना होती है। तो क्वार्क्स जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है तो उसको भी चार्ज होगा, उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो फ्री नहीं रह पाता, स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता है ना। वो क्या होता है, वो मिला रहता है, बंधा रहता है, बहुत सारे क्वार्क्स मिलकर इलेक्ट्रॉन्स बनाया करते हैं ना। तो क्वार्क्स क्या है, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो आवेश जो प्रकृति का स्वतंत्र आवेश है वो मिनिमम आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश ई होता है ना। तो ये इसका मूल मात्रक है। तो यार आवेशों को क्वांटीकरण में अपन को यही पढ़ना है कि कोई भी पदार्थ होता है जो, तो किसी पदार्थ के पास आवेश जो होता है तो एक निश्चित मात्रा में ही संभव है। किसी भी
पदार्थ के पास आवेश कुछ निश्चित मान में ही होता है ना। वो मान क्या होता है भाई, ये इसके जो है तो इसके इंटीजर इसके ई के इंटीजर होंगे, है ना। यानी कि प्रकृति में आवेश ई के पूर्ण गुणज में पाया जाता है। यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना, यानी आवेशों का आवेशों को क्वांटिटी आवेशों की परमाणुकता जो होती है वो क्या होती है कि आवेश जो होता है तो वो कुछ संभव मान ही प्राप्त कर पाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आवेश हो जाएगा कि मान लो जो मन हुआ कि 12 कूलाम 13 कूलाम 15 कूलाम, ऐसे कूलाम में तो आएगा ना मात्रक में। लेकिन यहाँ पर अपन को ये देखना है, जैसे मान लो ±1e हो जाएगा, ±2e, ±3e, ±4e, ±5e एंड सो ऑन, है ना। यानी ±n तक जाएगा, है ना, ±n। यानी प्रकृति में जो आवेश होगा वो क्या होगा, ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ई के इंटीजर ई के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आवेश कुछ भी कर दे तो वो आवेश हो जाएगा, है ना। केवल आवेश क्या संभव होगा, ई का पूर्ण गुणज। और यार आप लोग ई की वैल्यू जानते हो सब लोग, है ना। ई की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। तो इसका मतलब है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ही पूर्ण गुणज प्रकृति में आवेश संभव है। इसके अलावा कोई आवेश नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब कोई भी आवेश जो तुम्हारा मन वो नहीं रख सकते हो, केवल क्या होगा, ई का पूर्ण गुणज होगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ठीक है, तो चलो यार अब आवेशों की परमाणुकता होगी क्वांटीकरण, और आप लोगों ने आवेशों का संरक्षण भी पढ़ लिया है, आवेशों का जोड़ना भी पढ़ लिया है, योजना। अब अपन को पढ़ना है आवेशन, है ना, आवेशन के प्रकार। तो यार अगली जो हेडिंग होगी वो होगी आवेशन, कि कोई भी वस्तु आवेशन के प्रकार। कोई भी वस्तु को अपन आवेशित कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग क्या क्या हो सकते हैं, उस वस्तु को अपन किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, ये अपन को पढ़ना है। यहाँ पर बेसिकली अपन को 3 पार्ट्स हैं इसके, है ना। फर्स्ट पार्ट जो होगा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन अपन को पढ़ना होगा, यानी कि चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, और लास्ट में पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या होता है, जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, और उसके पास क्या है, Q पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करो यार पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, कितना, Q। अपन को क्या करना है, इसके पास कोई बिना आवेश वाली दूसरी बॉडी को लाना है इसके पास। प्लस मतलब प्लस प्लस ना करो, कोई नहीं, ठीक है। अपन इसके पास जब इनको दोनों को पास करेंगे ऐसे, यार ये बड़ी ये छोटी, ये कैसा है भाई, छोटा करो इसको भी। अब मान लो इनको जब अपन पास लाएंगे ऐसे टच करा देंगे, है ना। टच करना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि दूर दूर रखो, नहीं तो वो क्या होगा, प्रेरण द्वारा कहलाएगा। तो यार कुछ प्लस का चार्ज इसमें हो जाएगा और कुछ प्लस का चार्ज इसमें भी हो जाएगा, है ना। आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। जब इनको अपन फिर से अलग करेंगे तो कुछ प्लस यहाँ रहेगा और कुछ प्लस यहाँ रहेगा। अब बात ये आती है, क्या ये दोनों में बराबर जाएगा। जैसे मान लो Q था तो Q/2 तो हाँ, लेकिन कुछ चीजें यार अपन को याद रखनी है कि अगर दोनों पदार्थों के, ये नोट में आप लोगों को लिख लेना है, नोट यहीं पर इसके। अच्छा, इसमें अपन को क्या लिखना चाहते हैं, यदि किसी एक आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरी
अनावेशित, है ना, उदासीन, यानी कोई आवेश उस पर ना हो। दूसरी, अनावेशित वस्तु को टच करा के यानी स्पर्श कराते हुए रखते हैं तो पहली वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में चला जाता है। और यार वो दोनों बराबर जाता है कि नहीं, ये तो आप लोगों को यहाँ पर नोट बताएगा, है ना। यदि दोनों पदार्थों के आकार व पदार्थ की प्रकृति समान है तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित होगा। यानी कि यार मान लो कि अगर आपके पास ये, जैसे कि आपके पास लोहा था और ये भी लोहा था, ठीक है, दोनों लोहे के थे, ये 1 kg का, ये भी 1 kg का गोला, ये भी 1 kg का गोला, ठीक है। तो अगर इनको दोनों को अपन टच कराएंगे तो इससे अगर कूलाम, क्यू कूलाम आवेश इसके पास था तो वो क्यू कूलाम क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के पास मिलाकर क्यू कूलाम है, ठीक है, ये क्यू कूलाम था, दोनों को मिलाकर, ऐसा नहीं क्योंकि दोनों में, तो फिर वो अलग करेंगे तो क्या होगा, Q/2 में बढ़ जाएगा। तो ये क्या था यार, अपना चालन द्वारा आवेशन था। चालन द्वारा आवेशन में आप लोगों को लिख देना है कि यदि किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराते हुए रखते हैं तो पहली वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में चला जाता है। और यदि दोनों पदार्थों के आकार व आकृति तथा प्रकृति, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति दोनों समान है तो क्या होगा, आवेश समान रूप से वितरित होगा। अब यार इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर था, इसको आप लोग नोट कर लेना। सेकेंड नंबर अपन को पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यार प्रेरण द्वारा आवेशन में होता क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा चालन द्वारा आवेशन में क्या पढ़ा भाई, कि दो वस्तुओं को या पदार्थों को क्या करते हैं अपन, स्पर्श कराते हुए रखते हैं ना। अब इसमें अपन को क्या पढ़ना है कि दो वस्तुओं को अपन टच नहीं कराएंगे, है ना, दूर दूर रखेंगे, दूर। वैसे भी यार कोरोना चल रहा है ना। सो स्टूडेंट्स यार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने इतना सारा पढ़ा दिया, चार्जिंग मतलब घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा, लेकिन वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यार अब देखते हैं, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम होगी, रिकॉर्डिंग बंद हुई। इसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ और हमने देखा कि भाई चलो अब एडिट किया जाए, तो देखा तो यार उसमें वीडियो नहीं था लास्ट का, तो इसीलिए अब देखते हैं, थोड़ा 5 मिनट का है, ज़्यादा नहीं बल्कि। तो अपन यहाँ पे घर्षण द्वारा नहीं था ना, प्रेरण द्वारा आवेशन, यहाँ से गायब हो गया ये वीडियो, ये पढ़ा रहे थे अपन प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। भाई प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि प्रेरण द्वारा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, यानी चालन द्वारा इंडक्शन, वो सॉरी चालन द्वारा आवेशन। इसमें अपन को क्या पढ़ना है, प्रेरण द्वारा। प्रेरण मीन्स होता है यार कि बिना टच कराए पास पास लाना और एक वस्तु दूसरे से प्रेरित हो जाए। मान लो कि हमने आपको कुछ कहा, है ना, बिना टच किए आपके पास में आकर इशारा किया और आपने वो काम कर लिया, प्रेरित हो गए। इसी प्रकार यार ये होता है कि मान लो आपके पास, जैसे कि यार कोई मान लो एक आपके पास बॉडी रखी है, ठीक है, आपकी इस बॉडी पर कैसा है, निगेटिव चार्ज है सपोज, ठीक है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमको क्या करना है, एक दूसरी बॉडी इसके पास में रख देनी है। आप किसी प्रकार का शेप बना सकते हो, गोला बना सकते हो, कोई प्लेट ऐसी बना सकते हो, जैसा मन हो वैसे बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। तो यार ये कैसी है, दृढ़ आवेशित है ना, ये कैसी है, दृढ़ आवेशित है। और ये कैसी है, सॉरी दोनों है, अनावेशित और दृढ़ आवेशित और धनावेशित दोनों है ना, अनावेशित है।
तो ये अनावेशित मीन्स होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी किसी भी यार वस्तु में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो इसका मतलब वो कैसी वस्तु, अनावेशित है ना, यानी उदासीन है। तो ये न्यूट्रल पोजीशन में रखी है ना, अनावेशित वस्तु है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको खिसका के थोड़ा इसके पास में लाते हैं यार, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, आप दूसरा शेप बनाएंगे, पहले दो बना देंगे इसके यार, पूरा ऐसे देखो आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस वाली वस्तु थी। अब एक दूसरी वाली हमने वस्तु ली है जो अनावेशित है ना, कोई चार्ज उस पर नहीं है। ये अब अपन क्या करना है, इनको थोड़ा पास पास रख देना है, थोड़ा सा पास, ज्यादा पास मत आने देना भाई, संपर्क ना होने पाए, क्योंकि टच हुआ तो कोरोना फैला। जी लो भाई, तो क्या होगा यार, इस पर देखो प्लस माइनस दोनों का चार्ज था। अब जब इसके पास में, बहुत पास लाया, देखो पहले दूर थे, अब क्या किया, पास पास रखने पर यहाँ पर लिख दिया पास पास रखने पर, है ना, बिना संपर्क कराए। तो अपन इसको बिना टच किए हुए क्या करेंगे, पास पास रखेंगे। तो भाई ये माइनस है यार, इससे जितने भी माइनस है इस बॉडी में वो सब क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इससे दूर भागेंगे, है ना, प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि इस पर कैसा माइनस है। तो भाई इस पर जो माइनस होगा वो दूर भगा देगा, माइनस को कह देगा भाग भाई माइनस, तू मेरे पास मत रहना। और जो प्लस होगा उसको कहे आ जा, तू आ जा भाई, तेरी जरूरत है मुझे, कह देगा। सारे प्लस को कह देगा आ तू मेरे पास आ जा, और माइनस को क्या कर देगा, भगा देगा, है ना। अभी इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कैपेसिटर चैप्टर में। तो अभी अपन को ये देखना है सारी चीजें यार। मैंने कहा फिर तो नहीं रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो यार इनको अपन ने पास पास रखा, तो सारे माइनस को माइनस वाले ने प्रतिकर्षित किया और प्लस वाले को क्या किया, आकर्षित किया। अब यार बात ये आती है कि भाई इस समय ये और ये दोनों क्या है, मतलब ये आवेशित नहीं है बॉडी। अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भेज दिया जाए तो फिर ये धनावेशित कहलाएगी। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं अपन, ठीक है, इस वाले को उसके पास में ही रखे रहेंगे, माइनस चार्ज वाले को भाई पास में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगर तुम इसको भी हटा दोगे तो फिर सही से मिल जाएंगे जैसे पहले से, है ना, क्योंकि अभी तो माइनस है ना उसके पास, तो इसको पास में ही रखे रहना है। और इसको जोड़ देना है अर्थ से, अर्थ मतलब पृथ्वी से। और तुम लोग जानते हैं पृथ्वी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है। उसमें दो चार इलेक्ट्रॉन्स डाल दो या उससे दो इलेक्ट्रॉन से दो चार निकाल लो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, जैसे आप लोग देखते हो लाइट में क्या करते हैं, अर्थ कनेक्ट करते हैं, एक फेज जोड़ा, एक फेज अर्थ से काम चला लिया, है ना। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है कि इसको अपन अर्थ से जोड़ना है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपन नीचे भेज देना है ना, माइनस 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 माइनस, मतलब यार इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। तो अब जो अगला शेप आपके पास बचेगा वो कुछ इस तरह से कि भैया पृथ्वी ने ले लिया, अब हम क्या करें, अब हम भैया केवल धनात्मक बचे हैं, ऋणात्मक आयन तो हमारे सब चले गए। ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुए, सब पृथ्वी में चले गए, तो इसके पास क्या बचा, केवल प्लस। तो यही अपना क्या होता है, प्रेरक द्वारा आवेशन होता है। प्रेरक द्वारा आवेशन मतलब क्या होता है भाई, डेफिनेशन में आप लोग को लिखना है प्रेरक द्वारा आवेशन में, यदि कोई आवेशित वस्तु के संपर्क में, संपर्क में नहीं, पास में बिना संपर्क कराए हुए कोई दूसरी उदासीन वस्तु को रखते हैं, ये आवेशित थी, ऋणावेशित है ना, ऋणावेशित वस्तु थी, और ये कैसी थी, ये अपनी थी उदासीन, है ना। तो ये ऋणावेशित वस्तु थी और ये अनावेशित वस्तु थी। इनको अपन ने थोड़ा पास पास आए, जरा जरा पास पास रख दिया इनको, ठीक है। अब काफी पास जब आ गए तो इसके बाद क्या हुआ भाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने कहा है भाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके वाले इलेक्ट्रॉन से कहते तुम मुझसे दूर रहो, है ना, प्रतिकर्षित करेंगे ना भाई। इनकी तो लड़ाई चलती है यार, माइनस माइनस की, प्लस प्लस की, दोनों का युद्ध चलता रहता है, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते रहते हैं। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण, है ना, आकर्षण। चलो भाई, हाँ, अब इसके बाद
इसमें अपन देखेंगे, मान लो जैसे आपके पास यहाँ पर प्लस था, सॉरी यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर कोई उदासीन बॉडी लाए थे उसके पास में, तो उससे माइनस वाले को भेज दिया अपन ने नीचे, तो बच गया क्या आपके उसके पास प्लस वाला, है ना। इसी के अपोजिट अगर कह दी जाए बात कि भाई पहली बॉडी, देखना भाई ध्यान से समझना, इसको आपने समझ लिया कि किसी भी ऋणावेशित वस्तु के संपर्क में कोई भी उदासीन वस्तु लाने पर, संपर्क में नहीं भाई, पास में बिना टच कराए हुए, है ना, बिना संपर्क में रखे हुए पास में लाना है, लाते हैं तो दूसरी वस्तु पर अपोजिट चार्ज बनता है। लेकिन उसके लिए पूरी कहानी क्या होती है कि भाई यहाँ से जब अपन, यार प्रॉब्लम बार बार कर रही है, देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे बाद में, कि जब अपन सारी कहानी कहाँ से थी, यहाँ से, कि जब अपन क्या करते हैं अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो यार उसको मैंने फिर से पढ़ा दिया था इसमें कि यार प्लस वाला माइनस की जगह क्या है प्लस। भाई देखो ये प्लस वाला पढ़ाया था मैंने कि जब प्लस वाली बॉडी कोई होगी, धनावेशित होगी, है ना, इसको अपन देख लो, वो तो समझ में आ ही गया होगा यार, धनावेशित वाली कोई बॉडी होगी, उसके पास में अगर उदासीन लाएंगे तो पास पास जब रखेंगे तो दूसरी बॉडी पर माइनस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आकर्षित होंगे प्रोटॉन्स के कारण, और प्रोटॉन्स प्रतिकर्षित होकर पीछे चले जाएंगे उस तरफ, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, जब पृथ्वी से अपन कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये मत करना है कि प्रोटॉन्स को पृथ्वी में भेज दो, है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स थोड़ी ना कहीं जाने वाले हैं यार। तो फिर क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और जितने प्रोटॉन्स होंगे उनको क्या करेंगे, ये आके उदासीन बना देंगे। जब पृथ्वी से अपन इसको कनेक्ट करते हैं तो जितने यहाँ पर प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी से निकल आए और इस वाले शरीर को क्या कर दिया, उदासीन बना दिया। तो यहाँ पर फिर आगे जब होगा तो ये आपके पास प्लस वाला था सब, है ना, प्लस वाला था पहला वाला, पहली वस्तु जो थी पहला प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, सारा माइनस वाला बच जाएगा, है ना, सारा कुछ माइनस में बच जाएगा। तो यार ये था आपका प्रेयर द्वारा आवेशन। इसके बाद अपन को पढ़ना है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तो यार जल्दी से यार हो जाए 2 मिनट में, इसके बाद थोड़ा इस मोबाइल की प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, तो यार घर्षण में बेसिकली कुछ नहीं होता है, रब करते हैं अपन, है ना, हेडिंग देखते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यार घर्षण में क्या होता है, दो वस्तुएं अपन ले लेंगे, है ना, और उनको आपस में रगड़ेंगे, है ना, ऐसे ऐसे रगड़ते रहेंगे तो दोनों वस्तुओं पर अपोजिट चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, मान लो यार इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, सपोज करो यार एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल के उसमें चला गया, तो यार इसमें पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे घिसते घिसते, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, तो यह कैसे हो, ऋणात्मक, है ना, नेगेटिव चार्ज हो गई, और ये बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दिया है ना। तो यार कुछ नहीं, इसमें घर्षण नहीं होता है। जैसे मान लो अपन बचपन में क्या करते थे यार, कंघे को बालों से रगड़ते थे और फिर कंघे को क्या करते थे, नीचे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले आते थे, तो वो क्या करता था, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिनके वगैरह क्या करता था, चिपकाता था अपने ऊपर, है ना। तो वही सेम होता है यार कि घर्षण के द्वारा आवेशन जो होता है, तो मान लो जैसे अपन कांच की छड़ को क्या करते हैं, ऊन से रगड़ते हैं, ये कांच की छड़ है आपके पास, है ना, और इसको अपन ने, ये आपके पास ऊन रखी है भाई, ये क्या है, ऊन, इसके पास लगे रगड़ा रगड़ा, तो क्या हुआ, कांच की छड़ हो गई आवेशित, ऊन भी हो गई, कांच की छड़ पॉजिटिव हुआ करती है तो ऊन कैसी, नेगेटिव, है ना। तो सिंपल सी बात है कि दो वस्तुएं जब आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं अपोजिट चार्ज हो जाती है। अपोजिट चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज हो जाती हैं, यानी कि एक वस्तु धनात्मक तो एक वस्तु ऋणात्मक चार्ज हो जाती है। ओके, तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, है ना, शेयर बहुत जरूरी है भाई, शेयर जिसको भी लगे कि जरूरत है तो उसको शेयर कर दीजिए। और यार मेरे चैनल DKP विद KP को, DKP इसका नाम चेंज करना है यार, DKP विद KP को सब्सक्राइब कर लेना, तो महान दया होगी आपकी हमारे ऊपर। तो यार आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।